मोदी सरकार का एजेंडा पीओके भारत का होगा। जी हां, पीओके के लेकर तमाम बड़े बयान सामने आए हैं। 11 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत कर रहे हैं और आज चर्चा के केंद्र में पाकिस्तान ही है और वहां की शहबाज शरीफ सरकार, जिसके लिए पीओके की जनता बड़ी मुसीबत बन गई है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है और पीओके भारत का होने जा रहा है। लोग यही डिमांड कर रहे हैं वहां के। जी हाँ, इसलिए आज हम आपको जो दिखाएंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीओके में चल क्या रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, इंतहा हो गई है जुल्म की। कैसे पीओके पाकिस्तान के हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। न भारत का आक्रमण हुआ, न भारत का एक्शन हुआ, न भारत की तरफ से गोली चली, न भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर खुद ब खुद हिंदुस्तान की ओर खिंचा चला आ रहा है। इसकी पुष्टि पिछले 8 दिनों में पीओके के लोग खुद कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप हाल क्या हो गया है पीओके का। पीओके में सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। नारे से पाकिस्तान की हुकूमत परेशान है क्योंकि लगातार नारेबाजी का सिलसिला जारी है। आवाम विद्रोह पर आमादा है। आजादी हमारा हक। और देखिए, पीओके के तमाम इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। विद्रोह बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। गांव गांव में आजादी के नारे लग रहे हैं। मुजफ्फराबाद में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 718 करोड़ के पैकेज के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। विद्रोह दबाने के लिए सेना फायरिंग तक कर रही है। महंगाई और बिजली के दामों से जनता त्रस्त है। विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। शहबाज सरकार और मुनीर की सेना घबरा चुकी है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें जल्दी से। पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो पहना देंगे। उनको आटा चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। एक बहुत बड़ा आरोप और साथ में तंज कसा है प्रधानमंत्री मोदी ने। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। इसके अलावा पाकिस्तान से थोड़ी देर में जमीर अली साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहां से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चतुर्वेदी साहब, पहला सवाल आपसे। हमने हाल दिखाया पीओके का, सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? महंगाई से त्रस्त हैं, जुल्मो सितम हो रहा है, उससे त्रस्त हैं। पाक रेंजर्स की वहां पर तैनाती कर दी गई है और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके का अंजाम क्या नजर आ रहा है आपको इन तस्वीरों को देखकर? समीर, हालत बहुत खराब है और आज से नहीं, ये बहुत काफ़ी समय से, जब गवर्नेंस ठीक नहीं होती है और एक इस तरह का भाव लेकर कि ये हिस्सा हमारा नहीं है, इससे हम कुछ ले सकते हैं लेकिन इसको देना नहीं है, उस भाव से यही इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, आजकल बांग्लादेश में किया था और यही आज पीओके में कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वहाँ पे जिस तरह से बिजली की, क्योंकि सारी बिजली अधिकतर पीओके में पैदा होती है, लेकिन उसका वहाँ के लोगों को बिजली का इस्तेमाल करने से की सुविधा नहीं देना एक बहुत अफसोसजनक बात है। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, बेरोज़गारी, लोग आज दुबई और मिडिल ईस्ट में वहाँ से जा रहे हैं
और वहाँ पे लोगों के ना तो रोजगार का कोई अवसर है, ना खाने पीने का अवसर है। बेसिक नेसेसिटीज जो सुविधाएं, रोजमर्रा की सुविधाएं हैं, वो नहीं है। ये सब चीज़ें हैं जो कि असंतोष का कारण है। और ये जो विद्रोह हो रहा है, ये प्राइमरली सरकार के खिलाफ हो रहा है, पाकिस्तान की गवर्नेंस के खिलाफ हो रहा है, जिसने आज ऐसी इस स्थिति में इस एरिया को ला दिया है, जो कि दूसरी तरफ देखते हैं हमारे भारत की तरफ, तो उनको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे भारत की तरफ एक स्वर्ग नजर आता है, और जब वो अपने एरिया में देखते हैं तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा नहीं है। एक बड़ी बात आपने कही कि मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, ऊपर से जुल्म अलग पाकिस्तान पुलिस की तरफ से देखने को मिलता है इस इलाके में। एक बड़ी खबर त्रिपाठी सर आपके पास आ रही हूं मैं इसके बाद। पीओके पर अमित शाह का बड़ा दावा सामने आया है, पीओके भारत का है और हम लेकर रहेंगे। मैं आज कौशाम्बी की जनता को पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। तो पीओके हम लेकर रहेंगे, अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया है। देश के गृह मंत्री ने पीओके पर राजनाथ सिंह और जयशंकर का दावा किया है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का रुख क्या है, ये देखिए। पीओके पर अवैध कब्जा खत्म करेंगे, ये कहा गया है। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। आजकल थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहां कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है, वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है, उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। जहां इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। श्री अखिलेश जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के सारे बंधुओं मित्रों, ये नहीं कहता मेरे परिवार के लोग बोल के, तो सभी मेरे दोस्त हैं, सभी आप हमारे अपने इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद के साथ यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आया हूँ और मेरी पैदाइश बीदर डिस्ट्रिक्ट में हुई और वहाँ से जब हैदराबाद लिबरेशन के वक्त वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी जब हुई, तब मुझे गुलबर्गा लाया गया मेरे पिताजी ने। मेरा घर पूरा जल के खाक हुआ था। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे चाचा सभी उसमें ख़त्म हुए थे। तो मेरे पिताजी ने जो बाहर
खेत में काम कर रहे थे वो उन्होंने उठा के मेरे को यहाँ गुलबर्गा में घूमते घूमते गुलबर्गा में आए और गुलबर्गा में ही थोड़ी सी पढ़ाई वहीं पर हो गई और उसके बाद में मैं एक ही आदमी अपने घर में था तो इसलिए मुझे हर चीज़ में दिक्कत होती थी। फिर मैं लेकिन थोड़ा लड़ाकू रहने से अब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये मेरी अल्प परिचय आपको मैं देना चाहता हूँ और मैं बहुत से चुनाव लड़ा। आप लोगों की दुआ और बुजुर्गों की दुआ, बहुत से हर एक चुनाव में मुझे कांग्रेस ने जिताया और एक ही इलेक्शन 2019 का था, उसमें मुझे थोड़ा सा पीछे हट हो गई। फिर भी परवाह नहीं, ये तो अपनी बात तुम्हारे पास इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत से हमारे दोस्तों को अपने बारे में मालूम नहीं होता क्यों, और दूसरे लोग भी ये वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेके पूछते भी नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताज्जुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम 2 विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई भी है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो अमीरों के साथ रह के अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई गरीबों के ओर से है, जिनको खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते हैं। पढ़ लिख के वो लोग रास्ते पे आते हैं, ग्रेजुएट बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, डिप्लोमा होल्डर रहने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती और सरकार में इतने नौकरियां खाली है, उन नौकरियों को भी केंद्र सरकार भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारी जो गठबंधन है, ये गठबंधन बेरोजगारी के खिलाफ और जो कीमतें इतने
ज़्यादा हो गए हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। और मैं पहले ही बोला, एक तरफ अमीर एक तरफ गरीब, इस जो डिफरेंस है, फर्क है, इसको मिटाने के लिए हम लोग एक होकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा पहले मेरे 53 साल के पॉलिटिकल जीवन में मैं ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी सब पार्टियां मिलके, 26 पार्टियां मिलके एक होके लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए लोग कितने नाराज हैं और हर पार्टी के लोग एक होकर किस ढंग से लड़ना चाहते हैं, यही दर्शाता है। ये चुनाव इसलिए भी महत्व है कि ये पार्लियामेंट का चुनाव है, ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। हमारे आगे के पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, उनके हकूक की हिफाजत करने के लिए और उनको जो खास करके एक वीकर सेक्शंस, दलित, आदिवासी, पिछड़े और इन लोगों के जो हकूक है, रिजर्वेशंस है, उस रिजर्वेशन की भी हिफाजत करने का हमारा फर्ज है। क्योंकि संविधान बचा तो ये सारे चीजें बच जाते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं भाई रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते, हमको क्या मिलता। रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य को बनाने के लिए, संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए। नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे। तो इसलिए ये जो है हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर ये काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहाँ पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहाँ पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहाँ तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। और बहुत से ताजुब की बात है, हैदराबाद में मैं देखा कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो बुर्का उठा उठा के देख रही, चिट्ठियाँ कहाँ से है, क्या है, आप देखे होंगे। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। उसके बाद देखिए, देश को तो बहुत कुछ हमने दिया है, खासकर गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई, नेहरू जी ने जो अपना एक लोकतंत्र का बुनियाद डाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा,
और इसको पूरा गांधी जी, नेहरू जी और सब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो पूरे सपोर्ट करें और वो समानता के लिए, एक होकर चलने के लिए और सेक्युलर बेसिस चलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की और वो संविधान अब चल रहा है। इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई कहने के लिए सबूत नहीं है। ये तो पहली बार हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में, और दूसरा कहा हमारे कर्नाटक में हमको 2/3 मेजॉरिटी इसलिए होना है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं तो मुझे ताजुब होता है। और मोदी जी चुप बैठते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है, इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते हुए। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बड़े बड़े बांध बनवाए जिससे हमारा हरी क्रांति इस देश में आ गई। ये काम बताकर आप लोग सिर्फ मैं वो हूं, आज कुछ सुना मैं गरीब माँ का बेटा हूं, ऐसा कुछ बोल रहे थे कि एक टीवी को संदर्शन कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे, लेकिन उनको ज़्यादा दिखाते थे, टीवी वाले को जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको कम दिखाते थे। तो वो आमने सामने हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो हुआ, दिख रहा था। तो ये चीज़ें वो खुद बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुधारने के लिए देखो भाई ये गरीबों के खिलाफ है, आप बात मत करो, नहीं तो पार्टी से बाहर जाओ। अगर आरएसएस भी कहती है तो तुम्हारी मदद मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे देश इम्पोर्टेंट है, सब मिलके चलना इम्पोर्टेंट है। ये बातें वो तो नहीं करते। ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इसके विषय पे भी वो बात नहीं करते। तो हमको ये कहना है कि हम सब मिलके, गठबंधन के पार्टीज मिलके, हम विशेष ध्यान देकर जो न्याय स्कीम्स हमने लोगों के सामने रखा, 5। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी का संविधान बदलने का प्लान है।